नमस्कार, मैं विपिन पालीवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी क्लास इंग्लिश सूत्रा में, आपके अपने चैनल इंग्लिश सूत्रा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। और 17 तारीख के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके एग्ज़ाम के लिए आप सभी को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। और आप लोग अपना बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छे तरीके से अपना एग्ज़ाम देकर आइए। उसके बाद फिर आगे कुछ नया शुरुआत करते हैं, कुछ नई चीज़ों को लेकर हम लोग आपके सामने आएंगे। और देखिए, आज हम जिस सीरीज़ जिस सीरीज़ को हम आपके सामने लगातार लेकर आ रहे हैं, उसी सीरीज़ में आज हम कुछ नए क्वेश्चंस, कुछ नई बातों के साथ आपके सामने हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो विषय या जिन बातों को आज हम आपके सामने लेकर आए हैं वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होंगी, बहुत आपके लिए लाभदायक होंगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आई होप सो कि आपके लिए बहुत अच्छा हो आने वाला जो दिन है। तो चलिए, आज हम अपनी सीरीज़ को एक बार फिर से शुरू करते हैं। तो अपनी सीरीज़ में आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है। वो ये है कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी स्टैब्लिश्ड बाय। तो देखिए, हमारे यहाँ इतिहास में एक वंश हुआ है, एक डायनेस्टी हुई है राष्ट्रकूट। और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? तो हमारा ऑप्शन है ए दंती दुर्ग, बी कृष्ण प्रथम, सी इंद्र द्वितीय और डी नन ऑफ दीज। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग ने 8वीं सदी में, दंती दुर्ग ने 8th सेंचुरी में जो है ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी की स्थापना की थी। राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने बेसिकली जो रूल किया था, जो शासन किया था, वो दक्षिण भारत के क्षेत्र में नर्मदा नदी के दक्कन में, जो नर्मदा नदी है इसके दक्कन क्षेत्र में राष्ट्रकूटों ने शासन किया था। तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी की स्थापना 8वीं सदी में, 8th सेंचुरी में की थी किसने? दंती दुर्ग ने। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण, देखिए बहुत फेमस क्वेश्चन है कि खजुराहो के टेम्पल, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं ने करवाया था या किस वंश ने करवाया था? तो खजुराहो के वर्ल्ड फेमस जो खजुराहो के टेम्पल हैं वो किसने बनवाए? किस वंश के राजा ने, किस डायनेस्टी के राजा ने ये खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो ऑप्शन है हमारे सामने चंदेल, चौहान, गहड़वाल और चालुक्य। तो चंदेल, चौहान, गहड़वाल और चालुक्य। मेरा मानना है कि शायद आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि खजुराहो के टेम्पल किसने बनवाए थे। तो हमारा आंसर है ए, राजपूतों के चंदेल वंश ने। तो किसने? चंदेल वंश, चंदेल डायनेस्टी। और चंदेलों ने शासन कहाँ किया है? तो चंदेलों का शासन कहाँ रहा है? तो पहली बात तो ये, खजुराहो के मंदिर बनवाए हैं किसने? चंदेल वंश ने। और चंदेल वंश का शासन क्षेत्र था जेजाक भुक्ति। तो चंदेल डायनेस्टी ने जो रूल किया है, जो शासन किया है, वो कहाँ पर किया है? जेजाक भुक्ति, जेजाक भुक्ति, जेजाक भुक्ति। तो जेजाक भुक्ति के, इसीलिए ये कहलाते हैं जेजाक भुक्ति के चंदेल। तो जेजाक भुक्ति, जो आज का जो वर्तमान का जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, जिसे हम आज वर्तमान में बुंदेलखंड कहते हैं, उसे प्राचीन काल में उसे कहा जाता था जेजाक भुक्ति का क्षेत्र। तो जेजाक भुक्ति पर शासन किया किसने? तो राजपूतों के चंदेल वंश ने। तो चंदेल डायनेस्टी। तो खजुराहो मंदिर किसने बनवाए? तो खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर भी बनवाए हैं किसने? चंदेल वंश ने। और खजुराहो वर्तमान में कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में खजुराहो का क्षेत्र पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि किस राजा ने तंबाकू पर रोक लगा दी थी? तो तंबाकू पर रोक, तो तंबाकू पर रोक लगाने वाला राजा कौन था? तो तंबाकू पर किस राजा ने रोक लगाई? तो भैया तंबाकू पर रोक लगाने वाला राजा भारतीय इतिहास में बहुत फेमस हुआ है, बताइए तंबाकू पर किस राजा ने रोक लगाई थी? तो तंबाकू पर रोक लगाने वाला राजा कौन था? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब और शाहजहां। तो हमारा आंसर है बी, जहांगीर। तो जहांगीर ने क्या किया था? तो जहांगीर ने तंबाकू पर रोक लगा दी थी। ठीक, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है कभी कभी कि तंबाकू किसके समय भारत आया, कौन लाया? तो तंबाकू भारत में पुर्तगीज़ लेकर आए थे। तंबाकू कौन लेकर आया भारत में? तो पुर्तगीज़ लाए, पुर्तगीज़ लाए। ठीक, किसके समय लाए? जहांगीर के समय, जहांगीर के समय पुर्तगीज़ लेकर आए, जहांगीर के समय। अगली बात क्या है कि भारत में तंबाकू की खेती या तंबाकू उत्पादन की परमिशन भी किसने दी? जहांगीर ने।
तंबाकू की खेती की अनुमति दी। तंबाकू उत्पादन की अनुमति देने वाला राजा भी कौन था? तो तंबाकू की खेती की अनुमति देने वाला राजा भी कौन था? तो ये भी कौन था? तो जहांगीर ही था। ठीक। और जब लोग तंबाकू खाने लगे तब इसको पता लगा कि भी नशा है इसमें, ये इस तरह की चीज़ें हैं, तो उस कंडीशन में फाइनली इसी जहांगीर ने तंबाकू पर क्या कर दिया था? तंबाकू की खेती पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। तंबाकू की खेती पर या तंबाकू उत्पादन पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। तो देखिए यहाँ से इससे कई क्वेश्चन बनते हैं कि भारत में तंबाकू की खेती किस राजा की परमिशन से शुरू हुई, तो तंबाकू पर प्रतिबंध भी किसने लगाया? तो किसने? जहांगीर ने। और जहांगीर के समय ही तंबाकू भारत में आया था। इसके साथ साथ एक भारत में एक तंबाकू रिसर्च केंद्र है, तंबाकू राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र, नेशनल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर है? ये है राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में। राजमुंद्री जिला पड़ता है आंध्र प्रदेश में। तो राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में है राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। तो मेरा मानना है कि आपको बहुत सी चीज़ें साथ साथ क्लियर हो गई होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि जिंदा पीर, कि किस राजा को जिंदा पीर कहा गया है इनमें से, या इनमें से किसे जिंदा पीर कहा गया है? तो अकबर, शाहजहां, औरंगजेब और जहांगीर। तो अकबर, शाहजहां, औरंगजेब और जहांगीर, तो इनमें से जिंदा पीर किसको कहा गया है? तो जिंदा पीर कहा गया है सी, औरंगजेब को। जिंदा पीर किसको कहा गया है भैया? तो जिंदा पीर कहा जाता था किसको? औरंगजेब को। हमारा आंसर है सी, औरंगजेब। और औरंगजेब को जिंदा पीर क्यों कहा गया है? क्यों? तो इसका कारण ये है, क्योंकि यह इस्लामी रीति रिवाजों के अनुसार, इस्लामी कानूनों के अनुसार या शरीयत के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता था। क्यों? तो क्योंकि यह मतलब औरंगजेब, क्योंकि शरीयत या इस्लामी कानून के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता था। ठीक, अपना जीवन व्यतीत करता था। इसका मतलब ये एक और काम करता था कि ये टोपियां सिलकर, ये पर्सनली क्या करता था? अपना पर्सनल खर्चा चलाने के लिए, ये अपने व्यक्तिगत खर्चों की पूर्ति करने के लिए ये टोपियां सिलता था। जो मुस्लिम लोग जो सिर पर टोपी पहनते हैं, तो ये टोपी पहन कर, ये टोपी सिल कर ये बेचता था और उससे अपना जीवन यापन करता था। जो सरकारी जो ट्रेजरी होती थी, सरकारी जो खजाना होता था, जो राजकोष होता था, उससे ये अपने खर्चों की पूर्ति नहीं करता था। तो इसलिए इस्लामी रीति रिवाजों के अनुसार या इस्लामी शरीयत के कानूनों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने के कारण इसको जिंदा पीर की उपाधि दी गई, जिंदा पीर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा शाहजहां का शासनकाल। शाहजहां का काल किसका स्वर्ण काल कहलाता है? यानी कि शाहजहां का शासनकाल स्वर्ण काल कहलाता है। ये क्वेश्चन अपने आप में क्लियर हो रहा है कि शाहजहां का शासनकाल गोल्डन एरा कहलाता है। लेकिन गोल्डन एरा किसका कहलाता है? तो शाहजहां का जो टाइम पीरियड था वो अपने आप में गोल्डन एरा था, लेकिन गोल्डन एरा किसका था? तो हमारा आंसर है बी। तुम्हारा आंसर है बी, स्थापत्य कला, यानी कि गोल्डन एरा फॉर आर्किटेक्चर, यानी कि स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। किसका? स्थापत्य कला, यानी कि आर्किटेक्चर का गोल्डन एरा था। यानी कि जो शाहजहां था, शाहजहां ने दुनिया भर की बिल्डिंगें बनवाई, ताजमहल बनवाया, लाल किला बनवाया। तो इस तरह की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी, जो विश्व प्रसिद्ध जो मॉन्यूमेंट्स बने, उनके कारण शाहजहां का जो टाइम पीरियड था वो क्या कहलाया? उसको कहा गया गोल्डन एरा फॉर आर्किटेक्चर। गोल्डन एरा फॉर आर्किटेक्चर किसका टाइम पीरियड कहलाता है? शाहजहां का। क्लियर है बच्चों? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, अगले क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है चंद्रदेव। चंद्रदेव नामक राजा ने किस वंश की स्थापना की थी? तो चंद्रदेव ने किस वंश की स्थापना की? भारतीय इतिहास में चंद्रदेव ने एक प्रसिद्ध वंश की स्थापना की थी। चंद्रदेव ने एक फेमस डायनेस्टी की स्थापना की थी। बात आती है वो डायनेस्टी कौन सी है? तो इनमें से गेहड़वाल डायनेस्टी, चौहान डायनेस्टी, परमार और प्रतिहार। तो चंद्रदेव नामक राजा ने जिस डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था, चंद्रदेव वॉज द फाउंडर ऑफ गेहड़वाल डायनेस्टी। चंद्रदेव वॉज द फाउंडर ऑफ गेहड़वाल डायनेस्टी। गेहड़वाल वंश की स्थापना की थी चंद्रदेव ने। और गेहड़वाल वंश का
कौन किस वंश की? तो गेहड़वाल वंश। क्लियर है? गेहड़वाल, राजपूतों के गेहड़वाल वंश की स्थापना की थी किसने? चंदेल ने। और गेहड़वालों का शासन क्षेत्र क्या था? इनका शासन क्षेत्र था बनारस से कन्नौज तक। शासन क्षेत्र क्या था? तो इन्होंने कहाँ पर कमांड की? तो इन्होंने शासन क्षेत्र था वाराणसी, यानी कि जिसे हम बनारस कहते हैं या वाराणसी कहते हैं। बनारस से कन्नौज तक का जो क्षेत्र था वो इनके कमांड में था, इनके अधीन था। तो बनारस से कन्नौज तक का जो क्षेत्र है, और इसी गेहड़वाल वंश का जो राजा था एक प्रसिद्ध राजा हुआ है जो भारतीय इतिहास में जिसे बहुत जाना जाता है, जिसके नाम की बहुत मतलब एक मिसाल, एक सेट हो गया, एक एग्जाम्पल सेट हो गया है, जिसके ऊपर एक तरह से कह दीजिए कि विश्वासघात का एक ठप्पा माना जाता है कि लगा हुआ है। तो इस वंश का प्रसिद्ध राजा था, इस वंश का प्रसिद्ध राजा, इस वंश का प्रसिद्ध राजा हुआ है, वो हुआ है जयचंद। अब जयचंद कौन है? तो ये आप समझते ही हैं, जयचंद पृथ्वीराज चौहान संयोगिता वाला जो टॉपिक है वो यही है। तो इस वंश का प्रसिद्ध राजा था जयचंद, और जयचंद से आगे चलकर लड़ाई हुई किसकी? मोहम्मद गौरी की। और मोहम्मद गौरी ने आगे चलकर 1194 में जो है जयचंद को चंदावर, बैटल ऑफ चंदावर में इसको डिफीट दी और इसका मर्डर किया। चलिए, तो कभी कभी पूछ लेता है कि प्रसिद्ध राजा जयचंद जो है वो किस डायनेस्टी का था? तो जयचंद जो था वो राजपूतों की गेहड़वाल डायनेस्टी का था, सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ, और गेहड़वाल डायनेस्टी का अंतिम राजा भी यही था। द लास्ट किंग ऑफ गेहड़वाल डायनेस्टी वॉज जयचंद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या? अगला क्वेश्चन शुरू होता है हमारा, कौन सी पुस्तक, कौन सी बुक अमीर खुसरो की नहीं है? तो कौन सी बुक अमीर खुसरो की नहीं है? तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है वाली बात नहीं हो रही है, नहीं है। तो नहीं है मतलब कौन सी? इनमें से खजाइनुल फतह, तुगलकनामा, तारीख अलाई और आपका तबकात नासिरी। तो देखिए ये जो तीन बुक्स हैं, पहली जो तीन एग्जाम्पल हैं, ये तीनों किसकी हैं? ये तीनों अमीर खुसरो की हैं। ये तीनों बुक किसकी हैं? रॉट बाय अमीर खुसरो। इनके जो राइटर हैं रॉट बाय, ये तीनों बुक्स जो हैं वो स्टार्टिंग की जो तीनों बुक्स हैं ये किसकी हैं? खजाइनुल फतह रॉट बाय अमीर खुसरो, तुगलकनामा रॉट बाय अमीर खुसरो, तारीख अलाई रॉट बाय अमीर खुसरो। बट ये जो हमारा आंसर है डी, क्योंकि नहीं है तो नहीं है वाला हमारा आंसर होगा डी, तारीख तबकात नासिरी। तबकात नासिरी अमीर खुसरो की बुक नहीं है। क्लियर है? अमीर खुसरो की बुक नहीं है। अब देखिए अमीर खुसरो के बारे में 2 मिनट के लिए जान लीजिए। अमीर खुसरो को कहा जाता है तोता ए हिंद। अमीर खुसरो को टाइटल दिया गया था तोता ए हिंद, यानी कि पैरट ऑफ इंडिया। इनको कहा जाता है पैरट ऑफ इंडिया, तोता ए हिंद। तोता ए हिंद का टाइटल किसको दिया गया है? अमीर खुसरो को। क्लियर है? अमीर खुसरो को। दूसरी बात है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है अमीर खुसरो का जन्म, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म स्थान है पटियाली। पटियाला मत समझ लेना, पटियाली, पटियाली, ठीक। और पटियाली कहाँ पर? पटियाली यूपी के एटा में, यूपी एटा। कभी कभी पूछ लेता है पटियाली कहाँ पर पड़ता है? तो यूपी का जो एटा जिला है, एटा जिले में पटियाली पड़ता है, तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। दूसरी बात है कि जो अमीर खुसरो जो थे ये किसके शिष्य थे? ये जो है सूफ़ी संत परंपरा से आते थे, और सूफ़ी संत परंपरा में इन्होंने किसको अपना गुरु माना था? तो ये निज़ामुद्दीन औलिया। तो ये किसके शिष्य थे? ये निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इनके गुरु थे कौन? निज़ामुद्दीन औलिया, निज़ामुद्दीन औलिया। सूफी संत जो थे चिश्ती सिलसिले के, निज़ामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे। सूफी गुरु जो थे इनके, सूफी संत जो थे उनके गुरु थे निज़ामुद्दीन औलिया। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए फटाफट। अगला क्वेश्चन हमारा आता है विश्व जैव विविधता दिवस, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, वर्ल्ड बायो डाइवर्सिटी डे या इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। तो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे या इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे ये कब होता है भैया? तो हमारे ऑप्शन है 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, 22 जून। तो हमारा आंसर है सी, 22 मई को होता है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, विश्व जैव विविधता दिवस या अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे। नेशनल वोटर्स डे, मुझे लगता है शायद इसको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है।
आप लोग बताइएगा नेशनल वोटर्स डे कब होता है, फटाफट बताइएगा नेशनल वोटर्स डे। तो नेशनल वोटर्स डे कब होता है? तो नेशनल वोटर्स डे होता है 17 दिसंबर, 17 मार्च, 21 जून और 25 जनवरी। तो हमारा आंसर है डी, 25 जनवरी। 25 जनवरी को हमारा होता है नेशनल वोटर्स डे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, जिन बच्चों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता वह किस रोग के रोगी होते हैं, यानी कि उनमें कौन सी डिजीज़ जो है वो हो जाती है, कौन सा रोग उनमें उत्पन्न हो जाता है। जो बच्चे धूप में नहीं खेलते या धूप में उठते बैठते नहीं हैं या जिनको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलती, उनमें कौन सा रोग, उनमें कौन सी बीमारी उत्पन्न हो जाती है। तो आंसर है ए रिकेट्स, बी मिक्सडीमा, टी रात्रि का अंधापन और डी नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर है ए रिकेट्स, यानी कि जिन बच्चों को प्रॉपर धूप में नहीं जो है, जिनको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाती है, जिन बच्चों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता है, उनमें रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स मतलब क्या होता है? रिकेट्स मतलब जो है उनमें हड्डियों की कमज़ोरी हो जाती है, उनकी जो बोन्स हैं वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाती, या कह दीजिए विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है विकासवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इसको कह देते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन गिवन बाय। तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? आंसर ए वालेस, बी स्पेंसर, सी डार्विन और डी हक्सले। तो आंसर है सी, विकासवाद का पहली बार थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन देने वाले कौन थे? तो पहली बार थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन देने वाले कौन थे? डार्विन, जिसे हम कहते हैं चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन, तो चार्ल्स डार्विन ने ही विश्व में पहली बार थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन या विकासवाद का सिद्धांत दिया है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक, रेड ब्लड सेल्स, हालांकि सेल्स नहीं कॉर्पसल्स बोलेंगे इनको। तो लाल रक्त कोशिकाओं की औसत एज, एवरेज एज कितनी होती है? तो एवरेज एज कितनी होती है? ए 60 दिन, बी 90 दिन, सी 120 दिन और डी 150 डेज। तो इसका आंसर है सी 120 दिन। तो लाल रक्त जो आरबीसी होती हैं, आरबीसी की नॉर्मल जो एज होती है वो लगभग कितनी होती है? वो लगभग 120 दिन तक, यानी कि मैक्सिमम 120 दिन तक आरबीसी जिंदा रहती हैं। कितनी? 120 दिन, 120 दिन, 120 डेज, 120 दिन तक इनकी एज रहती है। क्लियर है? चलिए और जबकि जो डब्ल्यूबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी जो वाइट ब्लड कॉर्पसल्स होती हैं, उनकी 4 से 6 दिन तक, उनकी जो मैक्सिमम एज होती है उनकी, वो होती है 4 से 6 दिन तक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन आता है हमारा कौन सा? हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारीयता, यानी कि एसिडिटी और बेसिसिटी, यानी कि बेसिक एसिड और बेस के बैलेंस को बनाए रखना, एसिड और बेस, यानी कि अम्लीयता और क्षारीयता का जो बैलेंस है उसको बनाए रखने के बीच जो संतुलन बनाए रखना होता है, उसका बैलेंस बनाए रखना काम किसका है? यानी कि हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो संतुलन बनाए रखता है वह है, यानी कि एसिडिक और बेस का जो बैलेंस हमारे शरीर में बनाए रखता है उसका वो कौन सा कंपोनेंट है? तो आंसर है फास्फोरस, बी सोडियम, सी पोटेशियम और डी कैल्शियम। तो आंसर है सी ए फास्फोरस। फास्फोरस हमारे शरीर के अम्लीयता और क्षारीयता के बीच बैलेंस बनाने के लिए एक मेजर रोल प्ले करता है। हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारीयता का जो बैलेंस है उसको बनाए रखने का मुख्य कंपोनेंट, मेन तत्व है, मुख्य अपघटक जो है वो है क्या? वो है फास्फोरस। फास्फोरस हमारे शरीर की अम्लीयता और क्षारीयता के बैलेंस को, उसके संतुलन को लगातार बनाए रखता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन आता है रेशम किससे बनता है? तो रेशम किससे बनता है भैया? रेशम के कीड़े से बनता है, लेकिन रेशम के कीड़े में किससे? तो आंसर है हमारा ए लार्वा की लार ग्रंथियों से, बी वयस्क की उपचर्म से, सी लार्वा की उपचर्म से, डी वयस्क की लार ग्रंथियों से। तो लार्वा जो हमारा जो रेशम जो बनता है, तो वयस्क जो कीड़ा होता है रेशम का, उसकी सलाइवा ग्लैंड से, लार ग्रंथियों से सलाइवा ग्लैंड से रेशम के कीड़ा जो वयस्क, जो एडल्ट जो कीड़ा हो जाता है,
उसकी लार ग्रंथियों से रेशम बनता है, रेशम के कीड़े की लार ग्रंथियों से वो बनता है, जो वयस्क जो एडल्ट हो जाता है उससे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन साउथ एशिया किस देश में स्थित है? तो सक्रिय ज्वालामुखी मीन्स एक्टिव वॉल्केनो। क्या पूछ रहा है ये कि भारत में की जो है दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में एकमात्र जो एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है वो पूरे दक्षिण एशिया में है, एकमात्र जो एक्टिव वॉल्केनो, और वो दक्षिण एशिया के किस देश में है? तो किस देश में है? तो आंसर है ए भारत, बी श्रीलंका, सी मालदीव और डी मॉरिशस। तो हमारा आंसर है ए भारत। तो भारत में एकमात्र जो एक्टिव वॉल्केनो है वो कहाँ पर है? वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप में, अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप में पड़ता है, और जिसे कहते हैं बैरन आइलैंड, जिसका नाम है बैरन आइलैंड, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप क्या है? तो बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ये इट्स ए ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया और साउथ एशिया, एक्टिव वॉल्केनो, इट्स ए ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ साउथ एशिया एंड इंडिया। और ये कहाँ पर है? तो ये सक्रिय ज्वालामुखी पड़ता है कहाँ पर? भारत में। भारत में कहाँ? अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें एक पड़ता है बैरन आइलैंड, बैरन द्वीप। और बैरन द्वीप क्या है? ये एक अपने आप में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये किस क्षेत्र में पड़ता है? ये भारत के अंतर्गत आता है, और ये एकमात्र भारत का भी और दक्षिण एशिया का भी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वॉल्केनो है, बैरन द्वीप, बैरन आइलैंड। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख देता हूं, बैरन द्वीप। आपसे सीधा सीधा पूछ लेगा बैरन द्वीप क्या है? तो बैरन द्वीप इट्स ए पार्ट ऑफ, इट्स ए आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप। ये किसका भाग है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ही एक आइलैंड है, और बेसिकली अपने आप में ये एक एक्टिव वॉल्केनो है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा कहता है क्या? तो अगला क्वेश्चन भैया कह रहा है क्या कि जिप्सम, चाक व चूना पत्थर, जिप्सम, चाक और जो लाइमस्टोन होता है, चूना पत्थर, वो किस प्रकार की चट्टान के उदाहरण हैं? दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ विच रॉक, यानी कि किस प्रकार की चट्टान के एग्जाम्पल हैं? जिप्सम हुई, चौक हुई और लाइमस्टोन। तो किस प्रकार की जो रॉक है, किस प्रकार की जो चट्टान के एग्जाम्पल हैं, ये किस तरह की चट्टान है? तो ये आपका रूपांतरित चट्टान है, इनको कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। बी अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स। सी आग्नेय चट्टानें या इग्नियस रॉक्स। और डी प्राइमरी रॉक्स, प्राथमिक चट्टानें। तो जिप्सम हुआ, चाक हुआ और चूना पत्थर। जिप्सम, चाक और लाइमस्टोन, ये तीनों जिसके एग्जाम्पल हैं वो है हमारा आंसर बी, सेडिमेंट्री रॉक्स। किसका? ये तीनों सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि अवसादी चट्टान का एग्जाम्पल हैं। ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के, सेडिमेंट्री रॉक्स, ये अवसादी चट्टान का उदाहरण है। ये तीनों किस तरह की चट्टान से बनते हैं? ये अवसादी चट्टान है अपने आप में। अवसादी चट्टान क्या होती हैं? चट्टान बेसिकली क्या होती हैं? रॉक्स क्या होती हैं? ये हम जब प्रॉपर अपना जो प्रॉपर बैच शुरू करेंगे तब हम उसमें प्रॉपर रॉक्स को लेकर बताएंगे, फॉर्मेशन ऑफ रॉक कैसे होता है, कि टाइप ऑफ रॉक्स किस किस तरह की रॉक्स हैं, किस प्रकार की चट्टानें हैं। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जिप्सम हुआ, चौक हुआ, चूना पत्थर हुआ, ये किस तरह की चट्टान हैं? तो ये सेडिमेंट्री या अवसादी चट्टानें हैं। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है न्यूमूर। न्यूमूर नामक द्वीप, न्यूमूर किस स्थान पर स्थित है? तो देखिए न्यूमूर एक आइलैंड है, न्यूमूर एक द्वीप है, एक द्वीप समूह है, और वो बेसिकली इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई वो कहाँ पर है। तो आपके ऑप्शन है अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और प्रशांत महासागर। तो बेसिकली न्यूमूर आइलैंड जो है वो हमारा पड़ता है किसमें? आंसर है हमारा सी, बंगाल की खाड़ी में। न्यूमूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और ये बेसिकली जो न्यूमूर द्वीप है
ये जो हमारा बेसिकली जो भारत है, हम ये भारत का जो मैप डिजाइन करते हैं तो यहाँ पर ये बांग्लादेश आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर इस क्षेत्र में ये बांग्लादेश हो गया, ये इंडिया हो गया। यहाँ पर इस जगह पर ये न्यूमोर आइलैंड है और ये भारत और बांग्लादेश के बीच पिछले कुछ समय से लेकर इसको विवाद चला आ रहा है। अब भारत और बांग्लादेश के बीच जो है ये थोड़ा सा इसको लेकर बातचीत चल रही है, डायलॉग चल रहा है और हो सकता है मे बी जो भी सेटलमेंट रहे, जैसा भी रहे। तो फिलहाल कंडीशन ये है कि ये कहाँ पर स्थित है, न्यूमोर जो द्वीप है ये बंगाल की खाड़ी, क्योंकि ये बंगाल की बे ऑफ बंगाल लग जाती है तो ये बंगाल की खाड़ी में आ जाता है। बंगाल की खाड़ी में बे ऑफ बंगाल में स्थित है न्यूमोर द्वीप। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन क्या होता है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रेयरी नामक जो चरागाह किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो हमें देखिए, हम लोगों ने जिनमें से भी आप में से हम में से जिन लोगों ने भी वर्ल्ड हिस्ट्री वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर थोड़ा बहुत पढ़ी है तो एक वर्ल्ड फेमस एक मैदान होते हैं, एक ग्राउंड है जिसे हम प्रेरीज कहते हैं। और वो प्रेरीज में पूछा गया है, प्रेरीज वो ग्राउंड है तो वहाँ पर क्या है, घास होती है और थोड़ा फर्टाइल लैंड है वो, तो फर्टाइल है इसीलिए वहाँ पर कुछ घास वगैरह होती है। तो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो प्रेरीज मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। तो हमारा आंसर है ए, उत्तरी अमेरिका। प्रेरीज जो घास के मैदान हैं तो ये प्रेरीज, तो प्रेरीज घास के मैदान, तो प्रेरीज घास के मैदान हैं ये, ठीक, घास के मैदान हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका। देखिए ये कनाडा है, ये अमेरिका है, तो कनाडा अमेरिका के बॉर्डर पर, कनाडा अमेरिका में फैले हुए जो क्षेत्र है ये प्रेरी क्षेत्र है। ये आपका कनाडा हो गया, ठीक, ये आपका यूएसए हो गया। तो कनाडा और यूएसए में दोनों क्षेत्रों में फैले हुए हैं प्रेरीज ग्रासलैंड। तो ये प्रेरीज ग्रासलैंड है, प्रेरीज। और ये जो प्रेरीज हैं दीज आर फेमस फॉर द व्हीट प्रोडक्शन, ये गेहूं उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध हैं। गेहूं उत्पादन, प्रेरीज के मैदानों में क्या होता है? तो गेहूं उत्पादन भी होता है। ये विश्व में गेहूं उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध हैं। और किस कॉन्टिनेंट में पड़ते हैं? तो नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में प्रेरीज के मैदान फैले हुए हैं। और कहाँ पर फैले हुए हैं? तो अगर आपसे पूछता है किन देशों में फैले हुए हैं, तो प्रेरीज मैदान फैले हुए हैं कनाडा प्लस यूएसए, कनाडा और अमेरिका में फैले हुए हैं। पूछा जाता है किसके लिए प्रसिद्ध है, किसका उत्पादन करते हैं, किस प्रकार की फसल या यहाँ पर क्या पाया जाता है, क्या होता है? तो व्हीट प्रोडक्शन के लिए, मोस्ट फेमस फॉर व्हीट प्रोडक्शन, गेहूं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चट्टान की रचना परतदार, यानी कि सीधी सीधी बात यह है कि इनमें से कौन सी ऐसी चट्टान है जिसमें परत मीन्स लेयर्स, यानी कि लेयर जो होती हैं, जैसे मान लीजिए ये इस तरह की कोई चट्टान बन गई है, ठीक, ये कोई चट्टान बन गई है, तो इसमें ये अलग अलग जो लेयर बन गई, ये अलग अलग जो लेयर बन जाती हैं जो चट्टान में, तो अलग अलग जो लेयर्स बन गई हैं, तो ये लेयर्स किस तरह की चट्टान में, किस तरह की रॉक्स में ये लेयर होती हैं? तो निम्नलिखित किस चट्टान की रचना परतदार होती है? तो इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और आउटर इग्नियस रॉक्स। तो भैया जिसमें चट्टान, ध्यान से सुन लीजिएगा, इस तरह की चट्टानें जिसमें लेयर्स होती हैं, जिसमें परत होती हैं, वो चट्टान होती है। हमारा आंसर है सी, अवसादी चट्टान, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स। केवल सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं इन्हीं को हम कहते हैं परतदार चट्टान, परतदार चट्टान। परत किसमें पाई जाती हैं? तो परत पाई जाती है, लेयर्स पाई जाती हैं किसमें? सेडिमेंट्री रॉक्स में, अवसादी चट्टानों में। क्लियर? अब क्या होता है, कैसे होता है, वो हम जब अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी, तो वहां पर हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि किस तरह की चट्टानों में परत पाई जाती हैं, लेयर्स पाई जाती हैं, तो किसमें? तो सेडिमेंट्री रॉक्स में या आपकी अवसादी चट्टानों में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। तंबाकू की कपूरी प्रजाति किस राज्य में होती है? यानी कि तंबाकू की कपूरी प्रजाति का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो पहली बात तो ये समझ लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है कपूरी प्रजाति किससे संबंधित है, कपूरी प्रजाति क्या है? तो कपूरी प्रजाति किसकी है? तंबाकू की। और दूसरी बात आती है इसका प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? तो बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। आंसर है हमारा डी, उत्तर प्रदेश। तंबाकू की कपूरी प्रजाति कहाँ पर होती है? उत्तर प्रदेश में। और दूसरी बात, ये क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन
और क्वेश्चन मार्क, ये आप लोगों के लिए है। और आप लोग बताइए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अपने तंबाकू उद्योग के लिए या अपने तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है, तंबाकू के लिए या तंबाकू के कार्य के लिए या तंबाकू के अपने कारखानों के लिए या तंबाकू की अपनी फैक्ट्री के लिए या तंबाकू के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? आप लोग बताइएगा कमेंट में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, भारत में संगमरमर का कौन सा प्रकार पाया जाता है? तो भारत में संगमरमर का यानी कि मार्बल का कौन सा प्रकार पाया जाता है? मकराना, भैंसलाना, फ्रिगिया या करारा? तो हमारा आंसर है ए हमारा कौन सा पाया जाता है? हमारा भारत में पाया जाता है मकराना मार्बल। कौन सा पाया जाता है? मकराना संगमरमर या मकराना मार्बल। और ये कहाँ पर है? ये है राजस्थान में एक कस्बा पड़ता है मकराना। तो वहाँ से इस मकराना संगमरमर या मकराना मार्बल का प्रोडक्शन होता है। और इसी मकराना मार्बल से बना हुआ है ताजमहल का पत्थर भी मकराना है। ताजमहल भी इसी पत्थर से या इसी संगमरमर से बना है। क्लियर है? ताजमहल किस पत्थर से बना हुआ है? तो मकराना से। क्लियर? तो भारत में मार्बल का या संगमरमर का कौन सा टाइप है? तो मकराना टाइप। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत में अमीन दीवी द्वीप को किस लिए जाना जाता है? तो भारत में पहली बात ये समझ लीजिए, भारत में एक आइलैंड है, एक द्वीप है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है अमीन दीवी आइलैंड, अमीन दीवी द्वीप। और ये कहाँ पर है? और ये किस लिए फेमस है, किस लिए जाना जाता है? एक कोरल आइलैंड है ये। दूसरा समुद्री राष्ट्रीय उद्यान के लिए, नेशनल मरीन पार्क है ये। दूसरा जलीय खेलों के लिए, एक्वेटिक जो है आपके जो स्पोर्ट्स है उसके लिए गेम्स हैं। और तीसरा प्रवाल द्वीप या कोरल रीफ के लिए। तो अमीन दीवी आइलैंड जो है ये किस लिए जाना जाता है? तो हमारा आंसर है डी, प्रवाल द्वीप या रीफ के लिए। प्रवाल द्वीप बेसिकली किसका भाग है? अब सुन लीजिए, प्रवाल द्वीप जो है ये किसका भाग है? ये भाग है, प्रवाल द्वीप भाग है लक्षद्वीप का। यह है लक्षद्वीप, यह है, मैं लिख देता हूं, यह है लक्षद्वीप का द्वीप है। इट्स ए पार्ट ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। क्लियर? लक्षद्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप है, मोस्ट नॉर्दर्न आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप, सबसे उत्तरी द्वीप है लक्षद्वीप का। दूसरी बात है, अपने आप में पूरा का पूरा लक्षद्वीप भी क्या है? पूरा का पूरा लक्षद्वीप भी अपने आप में, और ये अमीन दीवी द्वीप भी अपने आप में किस तरह के हैं? ये हैं कोरल या प्रवाल भित्ति द्वीप हैं। ये प्रवाल द्वीप हैं, ये प्रवाल द्वीप है। प्रवाल द्वीप है मतलब ये लक्षद्वीप जो है ये भी अपने आप में प्रवाल द्वीप है। और इसी का जो पार्ट है अमीन दीवी, ये भी अपने आप में क्या है? प्रवाल द्वीप है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में प्रवाल द्वीप का एकमात्र एग्जाम्पल कौन सा, एकमात्र उदाहरण कौन सा है? तो उसमें आपसे ऑप्शन में लक्षद्वीप भी दे सकता है, अमीन दीवी द्वीप भी दे सकता है। क्लियर? अब बात आती है प्रवाल या कोरल क्या होता है। तो प्रवाल एक एक्वेटिक एनिमल है, एक जलीय प्राणी है, एक समुद्री जीव होता है जो बहुत छोटा होता है, हल्का होता है, लेकिन समुद्र में जब उसकी डेथ हो जाती है तो या समुद्र में शिपिंग से मतलब जहाज़ों के चलने से या विभिन्न तरह की जो अलग अलग तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं समुद्र में, उसके चलने से या उनके होने से इस जीव की मृत्यु होती रहती है। और समुद्र में जब इसकी मृत्यु होती रहती है तो इसकी हड्डियों का ढेर जो है समुद्र के किनारे आकर लगता रहता है। और किनारे आकर जब लगता रहता है तो उस कंडीशन में इसकी हड्डियों से एक आइलैंड बन जाता है। लाखों करोड़ों वर्ष में इसकी हड्डियों का ढेर जो है वो बड़ा होता चला जाता है, और वो हड्डियों का ढेर ही भारत में क्या है? लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप किसकी हड्डियों का बना हुआ द्वीप है? तो प्रवाल नामक जीव की। क्लियर? तो प्रवाल क्या होता है? प्रवाल एक समुद्री जीव होता है जो समुद्र में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होने से, जहाज चलने से या अन्य प्रकार की दूसरी गतिविधियां होने से जिसकी मृत्यु हो जाती है, जहाज़ों के टकराने से मृत्यु हो जाती है, और इसकी हड्डियां समुद्र के किनारे पर आकर लगती रहती हैं मतलब इकट्ठी हो जाती हैं। और उनकी लाखों करोड़ों वर्ष में जब इकट्ठी हो जाती हैं तो वो एक आइलैंड, एक द्वीप का रूप या स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती हैं, संरचना बना लेती हैं। और लक्षद्वीप इसी प्रकार के प्रवाल द्वीपों की हड्डियों से बना हुआ एक द्वीप है। तो लक्षद्वीप हुआ या अमीन द्वीप हुआ, ये अपने आप में क्या है? ये अपने आप में कोरल द्वीप हैं या प्रवाल द्वीप हैं। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लूनी नदी
लूनी नदी, लूनी रिवर पर स्थित जवाई बांध, लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हमें यह देखना होगा पहले लूनी नदी कहाँ पर बहती है। तो भैया लूनी नदी राजस्थान में बहती है। और जवाई बांध कहाँ पर है? तो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो जाहिर सी बात है जहाँ पर नदी बह रही है उसी राज्य में बांध भी होगा। तो आंसर क्या है? तो आंसर है बी, राजस्थान। तो जवाई बांध कहाँ पर है? तो जवाई बांध कहाँ पर है? राजस्थान में। क्लियर? तो कहाँ पर? राजस्थान में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है हमारा, अरुण, वरुण व तमूर नदियां किस जल प्रवाह व्यवस्था का निर्माण करती हैं? तो अरुण यानी कि देखिए ये एक नदी है अरुण, ठीक, दूसरी नदी है वरुण, और तीसरी नदी हो गई कौन सी? आपका तमुर। और ये तीनों नदियां किस जो है किस जल व्यवस्था का, किस जल प्रवाह, किस ड्रेनेज सिस्टम का, किस नदी व्यवस्था का निर्माण करती हैं? तो आंसर है गंगा नदी प्रवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाह तंत्र, सी यमुना नदी प्रवाह तंत्र, और डी कोसी नदी। तो आंसर है डी, कोसी नदी। तो कोसी नदी प्रवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। यानी कि ये तीनों नदियां, ये तीनों अरुण, वरुण और तमुर, ये तीनों एक तरह से मान लीजिए किसकी सहायक नदियां हैं? ये सब कोसी की सहायक नदियां हैं, या ये तीनों नदियां कोसी नदी जल व्यवस्था, जल प्रवाह व्यवस्था का भाग हैं। अरुण नदी, वरुण नदी, तमुर नदी, ये सब नेपाल वगैरह से निकलकर और उसके बाद कोसी में मिलती हैं, और उसके बाद ये भारत में आती हुई सब कोसी का भाग बन जाती हैं। तो आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अरुण, वरुण, तमुर किस की सहायक नदियां हैं? तो कोसी की। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और कोसी नदी को क्या कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है सोरो ऑफ बिहार, बिहार का दुख। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्रत्येक वर्ष अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। मानसून के मौसम में ये प्रत्येक वर्ष अपना मार्ग बदलती है, अपना रास्ता बदलती है, जिस कारण लगातार उत्तरी बिहार में लगातार, या कह दीजिए बिहार में बाढ़ आती है प्रत्येक वर्ष। कभी कभार नहीं आती, लेकिन लगातार प्रत्येक वर्ष से अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है इनमें से कौन सी नदी प्रत्येक वर्ष अपना मार्ग परिवर्तित करती है या बदल देती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो भैया इनमें से कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकल रही है? बेतवा, ताप्ती, कृष्णा और नर्मदा। तो हमारा आंसर है डी, नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी, ये अमरकंटक है भैया, ये अमरकंटक है, और अमरकंटक की पश्चिमी दिशा से, ये पश्चिमी दिशा हो गई, तो अमरकंटक की इस पश्चिमी दिशा से निकलती है नर्मदा नदी। कभी कभी इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अमरकंटक के किस दिशा से? तो अमरकंटक के पश्चिम से, अमरकंटक की पश्चिमी दिशा से निकलती है कौन सी नदी? नर्मदा नदी। क्लियर है? नर्मदा नदी। तो अमरकंटक के पश्चिम से निकल रही है नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी पर ही सरदार सरोवर बांध है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, सरदार सरोवर डैम है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जारवा और सेंटिलीज जनजातियां, जारवा और सेंटिलीज ट्राइब्स भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो जारवा और सेंटिलीज जो ट्राइब्स हैं ये भारत के किस स्टेट या किस यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड हैं? तो अंडमान निकोबार, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप और डी अरुणाचल प्रदेश। तो आंसर है ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जारवा और सेंटिलीज जो जनजातियां हैं ये कहाँ पर पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं, ये मूल निवासी हैं कहाँ की? ये मूल रूप से हैं अंडमान निकोबार, यानी कि अंडमान निकोबार में जारवा और सेंटिलीज जैसी जनजातियां निवास करती हैं। हालांकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये वहाँ की मूल रूप से मानी गई हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? कश्मीर में झीलों के भंडार करेवा, कश्मीर में झीलों के भंडार करेवा किस लिए जाने जाते हैं? यानी कि झीलों का जो भंडार होता है, जहां अलग अलग छोटी छोटी झील होती हैं, उन झीलों को कश्मीर में क्या कहा जाता है? करेवा। और करेवा किस लिए फेमस है, किस लिए जाने जाते हैं? ए, केसर की खेती के लिए, बी, सीढ़ीनुमा खेती के लिए, सी, सेब के बगीचे के लिए, और डी, झूम खेती के लिए। तो हमारा आंसर है ए, केसर की खेती के लिए। किस लिए जाना जाता है भैया? केसर की खेती के लिए। ठीक, क्यों जाना जाता है? क्योंकि कश्मीर में क्या होता है? कश्मीर में केसर होती है। ठीक, कश्मीर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कश्मीर केसर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन जिन झीलों में उसकी खेती होती है, उन झीलों के समूह को, उन झीलों को कहा जाता है करेवा। क्लियर? तो कश्मीर में कौन सी खेती होती है? केसर की। तो कश्मीर किस लिए प्रसिद्ध है? तो कश्मीर केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, केसर उत्पादन में प्रसिद्ध है। केसर उत्पादन, कश्मीर किस में जाना जाता है? केसर उत्पादन में।
ठीक। और केसर के कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो केसर के 2-3 प्रकार हैं, लच्छा है, मोगरा है। लच्छा, मोगरा। कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि लच्छा और मोगरा वगैरह क्या हैं, तो केसर की प्रजातियां हैं। लच्छा और मोगरा क्या है? केसर की प्रजातियां, केसर की प्रजातियां, केसर की प्रजातियां, केसर की प्रजातियां हैं लच्छा, मोगरा वगैरह, ठीक। तो भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक केसर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत में कश्मीर केसर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अगला क्वेश्चन है, बाबा बूदन की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस फसल के लिए जानी जाती हैं? तो बाबा बूदन की पहाड़ियां, तो बाबा बूदन की पहाड़ियां कहां पर है? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो बाबा बूदन की पहाड़ियां हैं कर्नाटका में, कर्नाटका में। और कर्नाटक में किस फसल के लिए प्रसिद्ध हैं? किस फसल की खेती के लिए बाबा बूदन हिल्स जानी जाती हैं? तो आंसर ए, नीलगिरी चाय, नीलगिरी टी के लिए, कॉफ़ी के लिए, रबड़ के लिए, और ऑल ऑफ दीज। तो हमारा आंसर है बी, कॉफ़ी के लिए। तो कर्नाटक में जो कॉफ़ी की जो खेती होती है, कॉफ़ी जो उत्पादन होता है, वो मुख्य रूप से बाबा बूदन की पहाड़ियों में होता है, ठीक। और बाबा बूदन की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? कर्नाटक में हैं। और कॉफ़ी किस प्रकार की चाय है? तो कॉफ़ी किस प्रकार की मिट्टी में? अम्लीय, अम्लीय मिट्टी में होती है कॉफ़ी, एसिडिक सॉइल में। कॉफ़ी की प्रकृति क्या है? एसिडिक क्रॉप है कॉफ़ी, ठीक। तो बाबा बूदन की पहाड़ियों में कौन सी फसल हो रही है? तो बाबा बूदन की पहाड़ियों में हो रही है कॉफ़ी। क्लियर है? और कर्नाटक भारत का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य है, सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य, सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य। मीन्स कर्नाटक इज द लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ इंडिया। कर्नाटक भारत का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य। भारत की टोटल लगभग 90% कॉफी प्रोडक्शन कहाँ होता है? कर्नाटक में। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? हमारा अगला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह की कथा की आधार भूमि बनाया था? मैं किस विद्रोह को कथा की आधार, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है क्या? आनंद मठ। तो देखिए हमारा एक क्वेश्चन यहाँ क्लियर होता है कि आनंद मठ किसने लिखा है? आनंद मठ जो है एक नाटक लिखा था, किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, पहली बात। अब इस आनंद मठ में इनमें से जो रिवोल्ट हुए हैं, कौन से रिवोल्ट को उन्होंने आधार बनाकर नाटक लिखा है, ये कथा लिखी है? तो हमारा आंसर है ए, सन्यासी विद्रोह, बी, पागलपंथी विद्रोह, सी, नील विद्रोह, और डी, पावना विद्रोह। तो हमारा आंसर है ए, सन्यासी विद्रोह। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि आनंद मठ में किस विद्रोह को आधार बनाया गया? तो सन्यासी विद्रोह से प्रेरणा लेकर बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ नामक नाटक की रचना की थी, इसको लिखा था, और ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। और ये जो आनंद मठ जो नाटक है, इसको क्रांतिकारियों की बाइबल भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे क्रांतिकारियों की गीता या बाइबल, इसे क्रांतिकारियों की गीता या बाइबल भी कहते हैं। किसको? आनंद मठ को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्लियर है? तो किस विद्रोह को आधार बनाकर इन्होंने आनंद मठ लिखा? तो सन्यासी विद्रोह को। चलिए सन्यासी विद्रोह। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अटाला मस्जिद। अटाला मस्जिद कहाँ पर है? तो भैया अटाला मस्जिद बहुत प्रसिद्ध मस्जिद है। कहाँ पर है? किसने बनवाई है? किस वंश ने बनवाई है? किस वंश के राजाओं ने बनवाई है? तो ये बात, तो हमारा ऑप्शन है ए, लखनऊ, बनारस, दिल्ली, जौनपुर। तो अटाला मस्जिद है हमारा ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन है ए, हमारा ऑप्शन है हमारा आंसर है डी। तो अटाला मस्जिद कहाँ है? अटाला मस्जिद जौनपुर। कहाँ पर है अटाला मस्जिद? तो अटाला मस्जिद है भैया कहाँ पर? जौनपुर में। आंसर जौनपुर, ठीक, जौनपुर में। अब बात आती है अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया शर्की वंश के राजाओं ने। शर्की वंश, अटाला मस्जिद बनवाई शर्की वंश के सुल्तानों ने।
अटाला मस्जिद बनवाई शर्की डायनेस्टी, शर्की वंश के सुल्तानों ने। जौनपुर पर शासन करने वाला जो वंश था वो था शर्की वंश, उसी शर्की वंश के सुल्तानों ने अटाला मस्जिद का निर्माण किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोगों ने फटाफट ये लिख लिया होगा, चीज़ें देख ली होंगी। और देखिए हमारी कोशिश है कि अब आपका जो एग्ज़ाम है 17 तारीख को, आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोग एग्ज़ाम देकर आइए और उसके बाद फिर हम लोग एक नए कलेवर, एक नए तेवर के साथ आप लोगों के सामने लगातार हाजिर होंगे। और जो चीज़ें हमने आपको पिछले 15-20 दिन के अंदर जो भी हमारी कोशिश हुई है, जो भी हमारे एफ़र्ट रहे हैं, तो वो आपने सब देखे हैं कैसे हम लोग आपके साथ हैं। और बाकी हम लोगों की कोशिश लगातार आपके लिए कुछ ना कुछ नया करने की है। तो आप लोग फटाफट आप लोग देखते रहिए चीज़ों को। और मेरा मानना है कि अब हम आज इसको यहीं तक, इसको अपना सीरीज़ को आज हम यहाँ पर अपनी विराम देते हैं। इस लेक्चर को हम आज यहीं पर विराम देते हैं। और आप लोग अपने एग्ज़ाम के बाद फिर आप लोग बताइएगा कमेंट में कि कैसा रहा, क्या रहा। और उसके बाद हम फिर आप लोगों के लिए जो आपका यूपी टेट का जो एग्ज़ाम है उसके लिए हम कुछ और नई चीज़ें, कुछ नए तेवर के साथ, कुछ नए कलेवर के साथ, कुछ नए प्रयोगों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। और इसी के साथ आप सब लोगों को एक बार फिर से पुनः आप लोगों को आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। बहुत बहुत जो है आप लोग तरक्की करें और बहुत अच्छा आपका एग्ज़ाम हो, ऐसा हमारी कामना है। और इसी के साथ मैं विपिन पालीवाल अब आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।